निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, आज हम इस सेशन में 10th क्लास की साइंस एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं जो रिलेटेड हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट से। 35 to 40 मिनट में हम सभी चैप्टर्स को वन बाय वन करके कवर करेंगे एंड इन चैप्टर्स के काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स भी मैंने आपके लिए बना दिए हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन नोट्स में मल्टीपल डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और हर एक चैप्टर के एंड में एक माइंड मैप उसको रिवाइज करने के लिए दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यू मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दूंगी। अगर आप इस सेशन को पूरा सुनते हैं, मेरे द्वारा बोला गया हर एक स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके साइंस का बैकग्राउंड यहां से बन जाएगा और आप यूपीएससी ही नहीं बल्कि स्टेट पीएससी में भी साइंस के लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर को समझना भी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर के साथ। अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक नए पदार्थों में बदल जाए और उसकी पहचान बदल जाए तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध का फटना या फिर लोहे पे जंग लगना। पता कैसे चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है? गैस का उत्सर्जन हो, रंग में बदलाव हो जाए, गंध निकले या तापमान में परिवर्तन हो जाए तो माना जाता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। हम किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी रिएक्शन को शब्दों या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं और उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, तो उसे हम यहाँ पर शब्दों या प्रतीकों में लिख सकते हैं और जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया है। कोई भी रासायनिक समीकरण जो है संतुलित होनी चाहिए, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो है बराबर हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि दरअसल जो हम ये संतुलन यहाँ पे बना रहे हैं तो इसको कंप्लीटली फिर ऐसे लिखेंगे, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर होना चाहिए और चित्र के माध्यम से आप इसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ इन्वॉल्व हैं वो सॉलिड है या फिर गैस है, इसके लिए भी संकेत यूज किया जाता है, जैसा कि आपको निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। अब बात करते हैं भाग 2 की, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें से जो रेडॉक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, राइट। जैसे जब बुझा हुआ चूना जो कि हम सफेदी में उपयोग करते हैं उसको हम बनाते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली CaO और प्लस H2O यानी कि जल का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें ऊष्मा जो है यहाँ पर निकलती है। दूसरा टाइप होता है अपघटन का, जब एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर पाउडर और साथ में क्लोरीन गैस में जो है एक तरीके से टूट गया है। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। जब एक धातु दूसरी धातु को उसके यौगिक से हटा देती है तो उसको विस्थापन कहते हैं। जैसे ये चित्र आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हमने यहाँ पे बेसिकली लोहे की कील इस सॉल्यूशन के अंदर डाली है तो उसका जो कलर है वो यहाँ पर बेसिकली चेंज हो गया है, राइट है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका Fe है वो Cu को यहाँ से हटा देता है। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जब दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सफेद अवक्षेप आपको इस जार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी अभिक्रियाओं को आप अगर आराम से बैठकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो जाए तो उसको रेडॉक्स कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलती है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली यहाँ पे प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हटती है और हाइड्रोजन का यहाँ पे संयोग होता है। जैसे कि एक उदाहरण नीचे दिया गया है, इसमें जो है ऑक्सीजन हट रही है यानी कि अपचयन हो रहा है और जो बेसिकली हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ रही है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होने की वजह से इसको कहा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो दरअसल इसका जो याद रखने का फॉर्मूला है कि ऑक्सीडेशन लॉस है और रिडक्शन जो है यहाँ पर गेन है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम बात करते हैं कि आप डेली लाइफ में भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। डेफिनेटली देखते हैं, जैसे जंग लगना लोहे पर, चित्र में आप देख सकते हैं। वसा का ऑक्सीकरण होना, जब तेल घी लंबे टाइम तक खुले रहे, उनका गंध या स्वाद यहाँ पे खराब हो जाए।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं का एक फ्लो चार्ट बनाकर दे दिया है रिवाइज करने के लिए। चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक और लवण, इनके बारे में यहाँ पे नॉलेज प्राप्त करेंगे। अम्ल क्या होते हैं? जो पदार्थ पानी में घुलकर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम यहाँ पर अम्ल कहते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक अम्ल के गुण क्या होते हैं? स्वाद में ये खट्टा होता है, धातुओं से गैस निकलती है और ब्लू लिटमस को ये रेड कर देता है नेचुरल तरीके से, जैसे आपका संतरा या फिर दही। इसी तरह क्षार यानी कि बेस, ये क्या होता है? जो पानी में घुलकर OH- यानी कि आपका OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे जो है क्षार यानी कि बेस कहते हैं। स्वाद कड़वा होता है और पदार्थ को छूने पे फिसलन वाला लगता है और ये लाल लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीला कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एसिड आपको जो है यहाँ पर H+ देगा और बेस आपको OH- देगा। यहाँ पे जो प्लस और माइनस है ये बेसिकली यहाँ पे इनका आयन होना दिखाता है। इंडिकेटर की बात करते हैं। देखिए कोई भी ऐसी चीज जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल दे उसे इंडिकेटर या फिर संकेतक कहते हैं। जैसे लाल लिटमस, नीला लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल है। अब देखिए बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें जो आपके हाइड्रोजन के आयन है उसकी कितनी मात्रा है। पीएच स्केल का प्रयोग आप सॉइल को टेस्ट करने में करते हैं, वाटर की क्वालिटी चेक करने में करते हैं। ये 0 से 14 तक होता है। 7 पे होता है न्यूट्रल, और जब आप 7 से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, 0 की तरफ जाते हैं तो ये एसिडिक होता है, और जब 7 से आप 14 की तरफ जाते हैं तो ये बेसिकली आपका यहाँ पर एल्कलाइन होता है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट जो डे टू डे लाइफ की चीजें आप देखते हैं उनका कितना पीएच होता है ये बताया गया है। दूसरे डायग्राम में भी सेम चीज बताई गई है, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन क्या होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है, ऊष्मा बनती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। लवण क्या होते हैं? ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया से बनते हैं। इसमें से कुछ होते हैं न्यूट्रल, कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं। डायग्राम में आप जो है अलग अलग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ सकते हो। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जब अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे समझोगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल अगर धातु के साथ मिल जाए तो लवण बनता है और हाइड्रोजन की गैस निकलती है। वहीं अगर बेसिकली कार्बोनेट और अम्ल मिल जाए तो आपका लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में यहाँ पे जल निकलेगा। अम्ल और क्षार को अगर मिला दे तो जैसा मैंने बताया लवण बनता है और जल निकलता है। वहीं अगर धात्विक ऑक्साइड और अम्ल को मिला दे तो लवण बनता है प्लस जल बनता है। अब दैनिक जीवन में हम इन चीजों का कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे कई बार एसिडिटी बन जाती है तो आप जो है यहाँ पे एंटासिड मेडिसिन लेते हो। क्यों? क्योंकि जब पेट में बहुत ज्यादा HCl बन जाता है तो उसको बेसिकली बेकिंग सोडा से कम किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग आप कैसे करते हैं? जैसे जब आप केक बनाते हैं, क्योंकि गर्म होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इससे आपका केक जो है फूलता है। इसी तरह ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका जो है पानी की सफाई के लिए काम आता है, धोने के साबुन में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका पहले प्रयोग होता था, राइट। प्लास्टर में इसका यूज होता है, अभी भी मूर्तियों में या सजावट में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह अगर आपके मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से बेसिकली कम होने लगता है तो जो दांतों का एनिमल है वो घुलने लगता है, और जो मिट्टी होती है उसका जो एक आदर्श पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। अगर मिट्टी इससे ज्यादा अम्लीय है तो उसमें फिर चूना मिलाया जाता है। इस तरह की चीजें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसी तरह अगर जो रेन वाटर है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाए तो पौधे और जलीय जीवों को नुकसान होता है। इसको जो है एसिड रेन या फिर अम्लीय वर्षा कहते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं। कुछ नोट्स की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बेसिकली आग को ऑक्सीजन से वंचित करके आग बुझा देती है। दही का अम्ल जो कि लैक्टिक अम्ल होता है वो पीतल से अभिक्रिया करके विषैले लवण बनाता है। और विद्युत चालकता आपकी अम्ल में भी होती है और आपकी क्षार में भी होती है, क्योंकि इनमें आयन होते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज है, एल्कोहल है, जिसके अंदर आयन नहीं होते, तो वहां पर आपकी जो है विद्युत चालकता नहीं होगी, क्योंकि वहां पे आयन नहीं होंगे। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एसिड में यानी कि अम्ल में बल्ब जल रहा है लेकिन ग्लूकोज में नहीं जल रहा है,
राइट। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, धातु और अधातु। तो यहाँ पे डायग्राम में विभिन्न एग्जांपल्स दे रखे हैं। धातु क्या होती है? ठोस होती है, चमकदार होती है, इसको पीटा जा सकता है, तार की तरह खींच सकते हैं। बिजली के लिए, गर्मी के लिए ये बेसिकली कंडक्टर होते हैं, जब गिरते हैं तो टन की आवाज आती है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। वहीं पे अधातु की बात करें, ज्यादातर गैस होती है, कुछ ठोस भी होते हैं, राइट है। ना तो ये चमकते हैं, ना ही इनको पीटा जा सकता है क्योंकि टूट जाएंगे, ब्रिटल होते हैं, ना ही इनमें करंट चलता है, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन और आपका बेसिकली यहाँ पर गंधक। तो दोनों का जो एक कंपैरिजन है वो यहाँ पर बेसिकली दे दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। देन कैसे पहचाने कि कोई चीज धातु है या अधातु है? तो टेबल में इनका एक कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर धातु और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो क्या होगा? जब धातु जलती है तो बनता है धातु ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो ऑक्साइड होते हैं ये एसिड होते हैं या फिर बेस होते हैं? ज्यादातर एसिड होते हैं, ज्यादातर बेसिक होते हैं, कुछ आपके एसिड भी हो सकते हैं, कुछ होते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होगा जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जैसे जो आपका बेसिकली जिंक ऑक्साइड होता है वो स्किन की क्रीम में या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बेसिकली प्रयोग किया जाता है। धातु को जब आप पानी के साथ मिलाते हैं तो बेसिकली पॉप करके एक आवाज आती है एंड गैस भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है। जब धातु का अम्ल के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो है निकलती है। देखिए जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो बुलबुलों के रूप में निकलती है, जैसा कि आप डायग्राम पे देख सकते हो। और प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस इसी तरीके से बनाई जाती है। लवण बेसिकली उस धातु और अम्ल के अनुसार बनेगा, और यहाँ पर जो सभी धातुएं हैं वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सोडियम या पोटेशियम ये बहुत ज्यादा बेसिकली अभिक्रियाशील धातु हैं, तो उनमें जो ये वाला रिएक्शन है ये काफी खतरनाक हो सकता है, तो ये संभल के करना चाहिए। बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर निकालकर उसका स्थान ले लेती है। यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को बाहर करके उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे कौन सी धातु कितनी ज्यादा बेसिकली तेज है, इसका एक यहाँ पे मैंने निमोनिक बनाकर दे दिया है, इसको आप प्लीज याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आयन या फिर आयनिक यौगिक, यानी कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। तो आयन वो होते हैं जिन पे धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेश होता है। तो वह आयन जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है उसको धनायन बोलते हैं। वो आयन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है उसको ऋणायन बोलते हैं। तो आयनों का निर्माण कैसे होता है? धातु इलेक्ट्रॉन खोकर जो है धनायन बनाते हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो है यहाँ पे ऋणायन बनाती है। जब एक धनायन और एक ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो एक आयनिक बंध बनाते हैं, और इस तरह बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका NaCl, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये ठोस अवस्था में बहुत ही कठोर और भंगुर होते हैं। जल में अगर इनको घोल दिया जाए तो विद्युत का संचालन करते हैं, और इनका उच्च गलनांक और कवतनांक होता है। धातु को प्राप्त कैसे करना होता है? देखिए अगर धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है तो करना पड़ेगा विद्युत अपघटन, अगर मध्यम अभिक्रियाशील है तो अपचयन के द्वारा आपको मिल जाएगी, और अगर कम क्रियाशील है तो गर्मी से, टेम्परेचर से भी धातु आपको मिल जाएगी। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? इसमें किसी यौगिक में बिजली प्रवाहित करके उसके घटकों को तोड़ देते हैं। अपचयन का मतलब होता है किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटा देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं जिससे धातु मिल जाती है। एंड यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप मैंने आपको रिवाइज करने के लिए दे दिया है। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन इतना खास क्यों है? कार्बन पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुत अनोखा तत्व है। इसकी मात्रा वायुमंडल, जल और जीवधारियों में कम है, लेकिन ये लाखों यौगिक यानी कि कंपाउंड बना सकता है। ऐसा क्यों है? दो कारण है। एक तो ये श्रृंखलाबद्ध होकर एक लंबी चेन बना सकता है, राइट है, और ये कार्बन बंध बहुत मजबूत होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं है। दूसरा, ये चतुष्क संयोजकता बनाता है, यानी कि कार्बन में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का जो भारी कक्ष है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 4 अन्य परमाणुओं के साथ जो है एक कोवलेंट बंध बना सकता है। तो ये स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, और क्लोज चेन भी बना सकता है। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि कार्बन जो है आपके बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पे बना लेता है। कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, जब दो परमाणुओं के बाहरी कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वो साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो रहा,
भारी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन को साझा किया जा रहा है तो उनके बीच में बनने वाले बंध को यहाँ पर सहसंयोजक बंध कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली एक एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण जैसे कि हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अगर साझा करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे मीथेन है, वाटर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। कार्बन के अपरूप यानी कि एलिट्रोप्स, ये बात करते हैं। देखो जब एक ही तत्व की अलग अलग संरचनाओं और गुणों के साथ उसके विभिन्न रूप पाए जाते हो तो उन रूपों को उसके जो है अपरूप यहाँ पे कहते हैं, राइट है। जैसे एक क्रिस्टलीय अपरूप जो है यहाँ पे कार्बन का हमें देखने को मिलता है। अगर कार्बन के परमाणु एक व्यवस्थित ढंग से जुड़े रहे तो इसको बेसिकली हम यहाँ पे कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप बोलते हैं, जैसे कि आपका डायमंड। एंड अक्रिस्टलीय अपरूप जिसमें कार्बन जो है बहुत ही डिसऑर्डर्ड मैनर में कनेक्ट रहते हैं, जैसे आपका कोक है, चारकोल है, राइट है। यहाँ पे टेबल दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं। देन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यौगिक क्या होते हैं? देखिए एक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध हो, राइट है, वो संतृप्त यौगिक होते हैं। और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में दोहरा या तीहरा बंध होता है, राइट है, उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, जैसे एथिलीन, राइट। तो कैसे ध्यान रखना है, अगर सिंगल है तो सैचुरेटेड है, अपने में खुश है, लेकिन अगर डबल और ट्रिपल है तो ज्यादा रिएक्टिव है, हैप्पी नहीं है, इसलिए वो अनसैचुरेटेड है, याद रखिएगा। कार्बन श्रृंखलाओं की बात करते हैं, 3 तरीके की हो सकती है, सीधी श्रृंखला, शाखित या फिर चक्र, रिंग्स, रिंग जैसे बेंजीन में देखने को मिलता है। फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ये वो समूह हैं जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण निर्धारित करते हैं। जैसे अगर आपका OH है तो वो आपका अल्कोहल वाले ग्रुप में चला जाता है, राइट है। जैसे आपका CHO है तो वो आपका एल्डिहाइड में चला जाएगा, और अगर C आपका जो बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, राइट है, तो ये बेसिकली आपका कीटोन जो है यहाँ पर कहलाता है, राइट। इसी तरह अम्ल जो है COOH, और हैलाइड जो है वो आपका क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। अब होमोजीनियस सीरीज यहाँ पे क्या होती हैं, समजातीय श्रेणियां क्या होती है, एक जैसे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं और बस हर एक मेंबर में जो CH2 इसकी यूनिट का अंतर होता है, तो इनके ना रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण बस बदल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका CH4 C2H6 या फिर C3H8, तो आप देख रहे हो ये CH वाला ही सीरीज यहाँ पे चल रहा है, जिस नंबर चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से इनको एक जैसा बोलते हैं। बात करते हैं कार्बन यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। दहन हो सकता है, दहन होगा तो ऑक्सीजन के साथ होगा। ऑक्सीकरण हो सकता है, जैसे अल्कोहल से अम्ल आप यहाँ पे बना सकते हो। बेसिकली संकलन हो सकता है जब आप यहाँ पे एडिशन कर दो, ठीक है। प्रतिस्थापन हो सकता है जब एक को दूसरे से डिस्प्लेस कर दो, राइट है। अब रियल लाइफ के एग्जांपल की बात कर लेते हैं, साबुन और डिटर्जेंट। तो देखिए साबुन जो है वो फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, और ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है। डिटर्जेंट एक सिंथेटिक यौगिक है और ये कठोर पानी में भी काम करता है। यहाँ पर देखिए साबुन और डिटर्जेंट का एक कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है, इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस या फिर जैव प्रक्रम होते क्या हैं? वो सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट और उत्सर्जन यानी कि सिक्रीशन, इन्हीं को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। एक एक करके समझ लेते हैं। पोषण क्या है? ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे शरीर में वृद्धि होती है। मरम्मत और बेसिकली जो शरीर है वो अलग अलग क्रिया यहाँ पे जो है कर पाता है। तो पोषण के प्रकारों की बात कर लेते हैं। स्वपोषी जो सूर्य के प्रकाश की मदद में स्वयं का भोजन बनाते हैं जैसे पौधे, और परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं जैसे कि मनुष्य, जानवर और यहाँ पर कवक। अब देखिए यहाँ पे जो स्वपोषी और आपके बेसिकली परपोषी हैं, इसका एक डायग्राम मैंने दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। देन प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, राइट, और ऑक्सीजन बनाते हैं। यही ऑक्सीजन हम जीवधारियों के सांस लेने के काम आती है, और यही ग्लूकोज बाद में स्टार्च के रूप में पौधों में स्टोर हो जाता है और हमारे भोजन में काम आता है, राइट है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देख लीजिएगा।
पोषण के रूप कितनी तरह के होते हैं? देखिए, जो आपके बेसिकली यहाँ पे सेप्रोप्रोजाइटिक होते हैं, सड़ा गला पदार्थ खाते हैं जैसे कि फफूंदी। परजीवी जो दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं जैसे कि अमरबेल। ग्राही ये भोजन को निगलते हैं और उसको पचाते हैं जैसे कि मनुष्य या फिर गाय, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको इनके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब मानव में पोषण की बात करते हैं तो एक तो होता है अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन, उसके बाद अवशोषण, इसका संचरण होता है और फिर ये बाहर निकलता है। यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम भी दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। देन इसके बाद बात करते हैं श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन की। तो देखिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो इससे एक तो जल बनता है और इससे ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये दो तरीके का हो सकता है, एक होता है एरोबिक जो कि आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मानव और पौधों में ऐसा होता है, और दूसरा एनारोबिक जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है, यीस्ट और मांसपेशियों के अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि जो ये न्यूट्रिशन है, एनर्जी है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पौधों की बात करें तो पौधों में दो चीजें मिलती हैं, एक जाइलम और एक आपका फोइलम। जाइलम जल और खनिजों को ऊपर की तरफ लेके जाता है, फोइलम भोजन को यानी कि सुक्रोज को सभी पार्ट्स में फैलाता है, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो। पौधों के बाद मनुष्यों की बात अगर हम यहाँ पे करें तो मनुष्यों में देखिए हृदय होता है, रक्त है और रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम यहाँ पे करती है। इस हार्ट के डायग्राम को आप देख सकते हैं। उत्सर्जन की बात करते हैं, शरीर के जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। मानव के अंदर ये काम करता है किडनी, पौधों के अंदर ये काम जो है स्टोमेटा करता है। अब हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, नियंत्रण और समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कोई भी जीव अपने शरीर के अंगों और बाहरी वातावरण के साथ एक तालमेल बनाकर ही रिस्पॉन्स करता है, इसी को हम कंट्रोल और जो है कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मनुष्यों में दो तरीके से होता है, एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के माध्यम से ये संदेशों को प्रसारित करता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में जो रिस्पॉन्स होता है, राइट है, जैसे हमारे रिफ्लेक्स की क्रिया काम करती है, हमारी मसल्स काम करती है, ये बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जैसे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, और परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसमें शरीर की अन्य सभी तंत्रिकाएं आ जाती है। देखिए, मस्तिष्क जो है सोच, स्मृति, भावनाएं, निर्णय इनसे संबंधित है। स्पाइनल कोड जो है रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है, जैसे गर्म चीज को हाथ लगाते ही हम हाथ एकदम पीछे खींच लेते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। तंत्रिका यानी कि नर्व्स जो सूचना भेजने और पाने का काम करती है। ये डायग्राम आप यहाँ पे समझेंगे और इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद देखिए, रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं, बिना सोचे समझे खुद से होने वाली प्रक्रिया। मस्तिष्क के भागों की बात कर लेते हैं। अग्र मस्तिष्क ये सोच, स्मृति, ज्ञान से संबंधित है। मध्य मस्तिष्क ये आंख और कान की हरकतों से रिलेटेड है, और पीछे वाला मस्तिष्क ये संतुलन, चलना और हृदय गति से संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे आप कि आपको एक तरीके से जो मस्तिष्क का डायग्राम है ये मैंने दिखा रखा है, इसको प्लीज आप यहाँ पे देख लीजिएगा। देन बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की, राइट। इसमें हार्मोन नामक जो रासायनिक दूत होते हैं उनके माध्यम से संदेशों का प्रसारण होता है, और कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा स्वचालित होता है। जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को तो हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को यहाँ पे नियंत्रित करती है। मसल मूवमेंट की बात करते हैं तो मसल्स में जो संकुचन होता है और जो बेसिकली शिथिल होकर एक गति होती है, इसको हम मसल मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पर जो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, ये अपनी जो है आकृति को बदलकर हमारी पेशियों को बेसिकली मूवमेंट प्रदान करते हैं। तो इन प्रोटीन का नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पौधों में कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? एक होता है प्रत्युत्तर क्रिया, यानी कि जैसे छुई मुई को जब आप हाथ लगाते हैं तो वो बंद हो जाती है, तो ये बाहरी उत्तेजना पे आधारित होता है। दूसरा होता है उत्प्रेरण क्रिया, ये दिशा आधारित होता है, जैसे जड़ नीचे की तरफ वृद्धि करती है, तना जो है ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक गतियां जो पौधों में पाई जाती है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे प्रकाशानुवर्तन है, राइट है, जब आप प्रकाश की ओर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, राइट है, और जैसे गुरुत्वानुवर्तन है, जैसे गुरुत्व की दिशा में यानी कि जड़ें नीचे की तरफ जो है बढ़ती है। इसको प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। हार्मोन्स की बात करते हैं
तो मनुष्यों के हार्मोन, तो थायरॉक्सिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिकली चयापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो रक्त में ग्लूकोज है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। एंड्रेलिन जो है ये भय या संकट की स्थिति में काम करता है। वृद्धि हार्मोन ये आपके शरीर की ग्रोथ को यहाँ पे जो है नियंत्रित करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं, राइट, उनका एक डायग्राम मेल और फीमेल का दिया हुआ है, इसको प्लीज आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पौधों के हार्मोन यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और इनका जो कार्य है वो भी यहाँ पर जो है दिया गया है। अध्याय 7 की बात करते हैं, जीव जनन कैसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन, नए जीवों के निर्माण करने की जैविक प्रक्रिया जिससे एक जीव अपनी प्रजाति को बनाए रखता है उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। ये किसी भी जाति के सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा डीएनए होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि माता पिता से संतान में जो गुण जाते हैं वो डीएनए के माध्यम से ही जाते हैं। तो जब कोशिका का विभाजन हो रहा है तब डीएनए का रेप्लिकेशन, कॉपी बनती है, और अधिकतर गुण जो है माता पिता से जाते हैं। जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, इसलिए हम थोड़े बहुत अलग अपने माता पिता से यहाँ पर होते हैं। अब देखिए, जनन दो तरीके का हो सकता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अलैंगिक में केवल माता या पिता दोनों में से एक की आवश्यकता होती है। संतान बिल्कुल एक जैसी होती है, क्लोन की तरह दिखती है। ये द्विखंडन के द्वारा हो सकता है, राइट है, बहुखंडन के द्वारा हो सकता है, बेसिकली पुनर्भवन के द्वारा हो सकता है, मुकुलन के द्वारा हो सकता है, राइट है, इसको बडिंग बोलते हैं, डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। खंडन के द्वारा हो सकता है और वानस्पतिक प्रवर्धन हो सकता है, जो आलू में देखने के लिए मिलता है। हर एक के डेफिनेशन एग्जाम्पल दिया गया है, समझ में आ जाएगा। लैंगिक जनन में दोनों की जरूरत होती है, मादा की भी और यहाँ पर नर की भी, और संतान में जो है वेरिएशन देखने को मिलती है। पौधों में होता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर, राइट है, और यहाँ पे एक पूरा आपको जो है इसका प्रोसेस मिल जाएगा। मानव की बात करें तो यहाँ पे एक नर प्रजनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मादा प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो निषेचित अंडाणु होता है यानी कि भ्रूण, वो विभाजित होकर गर्भाशय में विकसित होता है। एंड यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो है डेवलपमेंट का एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। फिर यहाँ पे गर्भ निरोधक के तरीकों के बारे में बताया गया है। अब मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, अनुवांशिकता और जैव विकास के बारे में। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में बताया गया है, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो आपको आपके माता पिता से मिलते हैं, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो आपको अपने इन्वायरमेंट, सिचुएशन, आपके खाने पीने की वजह से मिलते हैं। अनुवांशिकता का मतलब यह है कि उसकी जो संतान के अंदर अपने माता पिता के लक्षण बेसिकली आते हैं। तो इसमें डीएनए की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि डीएनए के अंदर सभी लक्षण कोडेड रहते हैं, और डीएनए से बने हुए जीन ही हमारे शरीर के सभी लक्षणों को तय करते हैं। जन्म के समय डीएनए की कॉपी होती है और इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेंडल्स लॉ के बारे में बताया गया है। मेंडल्स ने मटर के पौधों पे जो है प्रयोग किए थे, और उनको ये पता चला कुछ लक्षण जो है प्रभावी होते हैं, कुछ लक्षण अप्रभावी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए माता और पिता में एक लंबा है और एक बोना है, तो जो पहली संतान होगी उसके अंदर लंबा और बोना दोनों का जीन होगा। लंबे वाला जीन जो है प्रभावी होगा तो संतान भी लंबी होगी, बोना वाला जीन होगा लेकिन वो प्रभावी नहीं होगा, तो इसलिए बेसिकली वो बोनी संतान नहीं होती है। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आएगी तो दूसरी पीढ़ी में ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ बच्चे जो हैं बोने होंगे और कुछ बच्चे यहाँ पे लंबे होंगे। इसी तरह अगर दो लक्षणों को इनहेरिट किया जाए तो भी यहाँ पे मेंडल ने पाया कि किस तरीके से जो है जो दूसरी पीढ़ी की संतान होगी उसमें इन चार लक्षणों के चार कॉम्बिनेशन बेसिकली बन जाते हैं। आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण इसको बोलते हैं, टेबल में मैंने आपको बता दिया। लिंग निर्धारण कैसे होता है? क्रोमोसोम्स के माध्यम से होता है। नर में एक्स और वाई मिलते हैं, मादा में एक्सएस, राइट। तो यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है, और लड़का होगा या लड़की होगी ये पिता के जीन पे निर्भर करता है। जैव विविधता और जैव विकास की बात की गई है। जनन के दौरान जब वेरिएशन आ जाती है वो किसी भी जीव को उसके परिवेश के अनुकूल बनाती है, और यही विविधता धीरे धीरे जैव विकास का कारण बनती है, राइट। यहाँ पे गुणसूत्र और जीन के बारे में बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। प्रकाश, यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन समझेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी कि लाइट, जो एक तरंग यानी कि वेव और एक कण यानी कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और ये एक ऊर्जा है जो चीजों को देखने में हमारी सहायता करता है। परावर्तन का मतलब क्या है? जब किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आए तो उसको हम यहाँ पे परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर परावर्तन के नियम बता रखे हैं, और किसी समतल दर्पण में जब आप अपने आप को देखते हैं तो कैसा दिखता है ये यहाँ पे बताया गया है। देन गोलीय दर्पण बताए गए, अवतल और उत्तल,
राइट है, उनके परावर्तक सतह और उनके उपयोग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देन अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है और दिशा बदल देता है, उसे अपवर्तन कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। अपवर्तन के नियम यहाँ पे बताए गए हैं। देन एक होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। देखिए, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल की माप ये होता है जो ये बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश कितनी धीमी या तेज गति से चल रहा है, राइट है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 10 एंड मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र एक नेचुरल कैमरा है जो प्रकाश की मदद से रंगीन जो है संसार को देखने योग्य हमें बनाता है। मानव के नेत्र में जो है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके उन्हें रेटिना यानी कि जो हमारा दृष्टि पटल है उसके ऊपर केंद्रित कर लेता है। डायग्राम दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमारे नेत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाग होते हैं? कार्निया है, परुली है, परिरारिका है, लेंस, और इनके क्या कार्य हैं यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे समंजन अकोमोडेशन की बात करते हैं। जो हमारे नेत्र का लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, जिससे हम दूर की और पास की सब वस्तुएं देखते हैं। पास की वस्तु देखने के लिए लेंस मोटा होता है और फोकस दूरी घटती है। दूर की वस्तु के लिए जस्ट अपोजिट ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पे दृष्टि दोष की बात करते हैं। एक होता है नजदीक का दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती है, जो कि मुझे है। छवि जो है रेटिना के आगे बनती है और कारण है क्योंकि लेंस या तो ज्यादा मोटा हो गया है या नेत्र गोलक ज्यादा लंबा हो गया है, तो अवतल लेंस लगा के इसको ठीक किया जा सकता है। दूर का जो दृष्टि दोष है उसमें पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, छवि रेटिना के पीछे बनती है, या तो लेंस पतला हो गया है या तो नेत्र गोलक छोटा हो गया, उत्तल लेंस लगा के इसको जो है ठीक किया जाता है। वृद्धावस्था में उम्र बढ़ने पर क्योंकि लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, पास का और दूर का दोनों की देखने की परेशानी होती है, तो बाइफोकल लेंस से जो है इसको ठीक किया जाता है। अब देखिए प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विवर्तन, उसकी बात कर लेते हैं। तो जब एक श्वेत प्रकाश को एक त्रिभुजाकार प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको विबग्योर का एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में जानते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब थोड़ा डेली लाइफ की बात कर लेते हैं। इंद्रधनुष कितना प्यारा लगता है, कैसे बनता है? जल की बूंदें आसमान में प्रिज्म की तरह काम करती है और जो सूर्य का प्रकाश है जब इन बूंदों में प्रवेश करता है तो अपवर्तित होता है, फिर आंतरिक परावर्तन होता है, पुनः अपवर्तित होता है, जिससे एक स्पेक्ट्रम बनता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इस वजह से आपको जो है वो कलरफुल एक इंद्रधनुष यहाँ पे इस तरीके की शेप में दिखाई देता है। हम कुछ वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन की अपवर्तन की बात कर लेते हैं। जैसे तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखते हैं क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों से प्रकाश टकराकर अपना मार्ग बदलता रहता है। सूर्य आपको जल्दी उदय होता हुआ और देर से अस्त होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि अपवर्तन के कारण सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से ज्यादा ऊंचा आपको दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें तो वायुमंडल में धूल है, जलकण है, तो इससे क्या होता है, जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली किरणें वो ज्यादा बिखर जाती हैं। अच्छा, आकाश आपको नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि देखिए जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में विभिन्न चीजों से टकराकर बिखर जाती हैं तो उसको प्रकीर्णन कहते हैं। नीली रोशनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो वो अन्य रंगों की तुलना में ज्यादा बिखरती है और इस वजह से जब सूर्य सर के ऊपर होता है तो चारों तरफ की बिखरी नीली रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है और इसलिए वो नीला दिखता है। तो फिर शाम को लाल क्यों दिखता है? देखिए, सूर्य जब क्षितिज के पास होता है तो उसकी किरणों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है वायुमंडल में। अब रास्ते में जो नीली और छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी है वो तो बिखर जाती है, लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा लंबा होता है तो वो बिखरती कम है, इसलिए वो हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। दैट्स व्हाई सूर्य उदय के टाइम पे और सूर्यास्त के टाइम पे हमें जो है आसमान नीला दिखाई देता है। 11वें चैप्टर की बात करते हैं, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब किसी चालक यानी कि कंडक्टर में आवेश प्रवाहित होता है तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है। विद्युत परिपथ क्या होता है? एक पूरे बंद परिपथ में ही विद्युत धारा यहाँ पे बहती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देन आपका विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है? तो उसको पानी के टंकी के बेसिकली डायग्राम से आप समझ सकते हो, जो पानी भरा हुआ है वो उसका पोटेंशियल है, और जो पानी बेसिकली टंकी जब आप खोल देते हो उसके अंदर बह के आ रहा है, तो नीचे क्योंकि टंकी में पानी नहीं है और ऊपर टंकी में पानी है, तो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से ही पानी बह रहा है, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी विभवांतर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी बहती है, राइट है। तो दरअसल एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए
जो किया गया कार्य होता है उसको विभवांतर यहाँ पे बोलते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम ये कहता है किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पे कंडीशन है कि तापमान और बाकी की भौतिक अवस्थाएं जो है स्थिर रहे। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात करते हैं, किसी चालक द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता जो है प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा सकते हैं तो सबको जो है धारा एक जैसी मिलेगी जैसा कि डायग्राम पहला दिख रहा है, और आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं, इसमें विभवांतर समान होता है, राइट है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर नंबर 12 हमारा आ जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है यहाँ पे उत्पन्न करता है, और बेसिकली ये जो है ऑस्ट्रेड ने बात सिद्ध की थी कि जब धारा प्रवाहित की गई तो उसके पास जो रखी हुई लोहे की सुई थी वो विचलित हो गई थी, जैसा कि ऊपर वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हो। तो बेसिकली बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन क्या होती है। देखिए जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो उस दिशा को दिखाती है जिसमें चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव घूमेगा, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। एंड चुंबकीय क्षेत्र वो होता है जिसमें चुंबकीय प्रभाव महसूस होता है। तो जब सीधे बेसिकली तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर संकेंद्रित जो है सर्कुलर में चुंबकीय धाराएं बन जाती है, राइट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इनका हम दिशा कैसे प्राप्त करेंगे, जो आपका करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा रखिए, जिस तरफ आपकी फिंगर्स आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली यहाँ पे दिखाती है। बात करते हैं वृत्ताकार लूप और कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। देखिए जो वृत्ताकार लूप है, राइट है, उसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो सीधा और मजबूत होता है, राइट है। वहीं अगर आप कॉइल की बात करोगे यानी कि सोलेनॉइड की, तो उसमें एक लंबे सिलेंडर के आकार में लिपटा हुआ तार रहता है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है सीधा और एक समान रहता है, करेक्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं विद्युत चुंबक की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो जब एक सोलेनॉइड के अंदर आप लोहे की छड़ रख देते हो, करेक्ट है, यानी कि इस तरीके से आपके जो है सर्कुलर तार हैं और बीच में आपने लोहे की छड़ रख दी है, तो एक बहुत ही मजबूत चुंबक जो है यहाँ पर बन जाता है। देन इसके बाद देखिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर हम बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित धारा पर बल। देखो जब किसी धारा वाहक तार को आप चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो तो उस पर बल लगता है। ये जो बल है ये तार, धारा और क्षेत्र तीनों की दिशा पर यहाँ पर निर्भर करता है। तो इसको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो है हम पता कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में लिखा हुआ है। विद्युत मोटर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूर्णन ऊर्जा में बदल देती है। जैसे आपका पंखा, मिक्सर, घर की वॉशिंग मशीन, ड्रिल मशीन, इसमें सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। देन घरेलू विद्युत परिपथ की बात करते हैं तो घर में 3 प्रकार के तार आपको देखने को मिलते हैं। जो एक आपका लाइव होता है वो लाल रंग का होता है, काले रंग वाला न्यूट्रल होता है, हरा रंग जो है वो अर्थ वायर होता है सुरक्षा के लिए। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण होता है जो इसलिए लगाया जाता है घरों में क्योंकि जब ज्यादा करंट आए तो तार बेसिकली पिघल जाए और पूरा सिस्टम बच जाए। नाउ द लास्ट चैप्टर दैट इज हमारा पर्यावरण, जिसमें परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है। जब एक विशेष क्षेत्र में जीव और उसका वातावरण मिलते हैं तो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इसमें 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक जैसे पौधे, जानवर, मानव, बैक्टीरिया। अजैविक जैसे जल, मिट्टी, धूप, तापमान। यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में आपको बता रखा है। परितंत्र के 2 इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, जैसे उत्पादक हरित पौधे जो सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते हैं, उपभोक्ता जो पौधों पर या अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर है। इसमें से कुछ होते हैं शाकाहारी, कुछ होते हैं मांसाहारी और कुछ होते हैं सर्वाहारी। इसके अलावा पैरासाइट्स भी होते हैं जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं। साथ में अपघटक यानी कि डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया या फिर कवक, ये मृत जीवों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें फूड चेन और फूड वेब के बारे में पता होना चाहिए। फूड चेन को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो पोषकों की एक सीधी लाइन होती है, जैसे घास को बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से खाता है घासों पर, उसको खा लेता है मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से आपका चिड़ियाबाज, और जब चिड़ियाबाज मर जाता है तो उसको फंगी जो है बेसिकली एक तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं। तो एक पूरी फूड चेन यहाँ पे बनती है। तो उसमें पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष शिकारी जो है होते हैं। इस तरीके से ये पिरामिड यहाँ पे बनता है।
एक जल के तालाब का पिरामिड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक आपको एनर्जी का प्रवाह भी होते हुए दिखाई देगा, जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक आपको पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिखाई दे रहा है। खाद्य जाल की बात करते हैं। एक जीव देखो कई जीवों से जुड़ा होता है, राइट है। रियल लाइफ में आपको फूड चेन नहीं, फूड वेब देखने को मिलता है, क्योंकि एक जाल जो है यहाँ पे बेसिकली संरचना जो है बनाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रैबिट है वो कैरेट के साथ भी जुड़ा हुआ है, फॉक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, राइट। इसी तरह जो घास है वो रैबिट के साथ भी जुड़ी हुई है, ग्रासहोपर के साथ भी जुड़ी हुई है। देन ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं। ऊर्जा हमेशा एक दिशा में बहती है, जो प्रोड्यूसर यानी कि भोजन बनाने वालों से ऊपर की तरफ जाती है, और हर पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले लेवल तक पहुंच पाती है, राइट है। और यहाँ पे हम फिर बात करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी कि जैविक आवर्धन की। तो जो रसायन है जो वो खाद्य श्रृंखला में इकट्ठे होने लगते हैं, तो इसको बेसिकली जैविक आवर्धन कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो आपका अंतिम उपभोक्ता होगा उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी तालाब में प्रदूषण है, वहां पे मछलियां रह रही हैं, उन मछलियों को बड़ी मछलियां खाएंगे, उन बड़ी मछलियों को मनुष्यों के द्वारा खाया जाएगा, तो वो तालाब का जो प्रदूषण था वो सबसे ज्यादा मानवों के अंदर मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप एक फूड पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते हो, आपका जो ये आवर्धन है बढ़ता जाता है, जैसा कि इस डायग्राम से आप यहाँ पे देख सकते हो। देन ओजोन लेयर, ये होती है O3। वायुमंडल में जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन जो CFC होते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर जैसे रेफ्रिजरेटर गैस, ये इस ओजोन को तोड़ते हैं, तो ये हमारे ओजोन के लिए ठीक नहीं है। देन वेस्ट मैनेजमेंट, एक ऐसा वेस्ट होता है जिसको हम जैव अपघटनीय कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से सड़ जाता है, जैसे फल सब्जी का कचरा। एक होता है अजैव अपघटनीय, जो प्राकृतिक रूप से सड़ता नहीं है, पर्यावरण में इकट्ठा होता रहता है, जैसे प्लास्टिक। पर्यावरण को बचाने के उपाय, प्लास्टिक का कम यूज कीजिए, बिजली पानी की बचत कीजिए। एंड देन इस पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, एंड ये हमने यहाँ पे 10th क्लास की पूरी एनसीईआरटी को जो है कवर कर लिया है। एंड आपको जो है नोट्स PDF के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, उसके लिए डाउनलोड का एक लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड इन नोट्स को आपको रिवाइज जरूर करना है। 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी के इससे अच्छे नोट्स आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकती हूँ। तो बहुत जल्द एक दूसरा सेशन लेकर मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।